Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture, that is theory of management. So previously we have discussed about half of the portion like concept, principles and role of a nurse. तो अब हम देखेंगे theories of management. सो बेसिकली थ्योरीज़ क्या है? थ्योरीज़ एक सेट है आपका कॉन्सेप्शन ऑफ फिनोमेना का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल वर्ल्ड में आपके यानी कि जो नॉर्मल अभी जो दुनिया चल रही है उसमें जो भी कुछ चीज़ कोई भी एस्पेक्ट है उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, ठीक है, जहाँ की जो नॉलेज है वो एक्सेप्ट की जाती है, यानी कि एक्सेप्टेबल नॉलेज की फॉर्म में वो एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होता है ताकि वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फिनोमेना आपको एक्सप्लेन कर सके। इन द सेंस कि कोई भी फिनोमेना हो रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है नेचर में, तो उस चीज़ को एक एक्सेप्टेड नॉलेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसको आप अंडर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करके देख सकते हो। तो कुछ थ्योरीज़ हैं मैनेजमेंट की। पहली आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़ हैं, जिसमें क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन, नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल आती है। सो क्लासिकल में आपके साइंटिफिक, वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आती है। न्यू क्लासिकल को हम बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक भी बोलते हैं, तो उसमें बिहेवियरल थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और सोशल थ्योरी आती है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिस्टम अप्रोच, सोशो टेक्निकल अप्रोच एंड कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच आता है। सो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि ये जब आपका कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है कि आपको मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो आपकी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी थी, जो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनको एक टाइटल दिया गया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। टेलर जो थे उनका वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर थे, उनका एक काम क्या था कि उनको एफिशिएंसी मूवमेंट लेके आना है और अपने आइडियाज़ को लेके आना है, ठीक है। तो टेलर का फेमस वर्क जो था वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जो 1911 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। उनका प्राइमरी कंसर्न क्या था कि उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कैसे? कि पहले तो उन्हें प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, दूसरा जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी पे बढ़ानी है, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके। तो उनके प्रिंसिपल क्या थे? सबसे पहला था लॉजिक एंड रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, यानी जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं उनको आपको रिप्लेस करना है मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ों से, ठीक है। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऐसी चलते आ रही है जो आप अभी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे पहले हैंडवर्क बहुत होता था, बट अब न्यू में टेक्नोलॉजी क्या है कि आप उसका मशीन का यूज़ कर सकते हो, तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा है एनालिसिस, की जो भी काम हो रहा है आपको उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, अननेसेसरी एक्टिविटी है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। फिर क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको यूज़ करनी है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस है आपको वो यूज़ करनी है। अफेक्टिविटी, वर्क एथिक्स आपको रखने एंड रेशनैलिटी आपको रखनी, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करी थी वर्क पे, उन्होंने उनके मूवमेंट्स को एनालाइज किया था, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, फिर उन्होंने एक स्टॉप वॉच यूज़ की थी। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल क्या, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे, जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल, मेजरमेंट एंड साइंटिफिक कंपैरिजन, ये डिटरमाइन करने के लिए कि हम एक टास्क को अगर अचीव करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो कैसे करेंगे। देन कम्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इसी ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मैक्स वेबर ने दी थी। उनको टाइटल मिला था फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का। उनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या था कि ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी है, या इससे क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो एकम्प्लिश आप कर पाओगे, ठीक है। तो यानी कि जो अथॉरिटी है वो आपका डिसीजन मेकिंग करेगी। और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 3 टाइप के पावर होते हैं। एक ट्रेडिशनल पावर होती है, एक कैरिस्टमेटिक पावर होती है और लीगल और ब्यूरोक्रेटिक पावर होती है, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल क्या थे ब्यूरोक्रेटिक के? कि एक हायरार्किकल आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मैनेजमेंट करना है रूल्स की हेल्प से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करना है फंक्शनल स्पेशलिटी के बेसिस पे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और वेल डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन आपको रखने हैं। तो अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड थ्योरी। इसमें ये हेनरी फेयल ने दी थी, वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस बोला गया। तो उन्होंने क्या किया? फंक्शंस के बारे में पढ़ा मैनेजर्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो हर फील्ड में अप्लाई होगा,
ठीक है। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे जो मैं पिछले अपने लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। पहले डिवीजन ऑफ लेबर कि काम सब में बटेगा तो वो इजीली होगा। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपको किसी पर्सन को अथॉरिटी देनी होगी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, और वो जो भी अपने एक्शन करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अफेक्ट होगी। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि जो बोला जा रहा है सब उसको माने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में सबको काम करना है। सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल होना चाहिए, यानी कि आप उनको पे जो आप करोगे वो आपको प्रॉपर टाइमिंग पे करनी है और पे उनको फेयर पे करना है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन करने की एक सेंट्रल अथॉरिटी आपका डिसीजन मेकिंग करेगी। फिर स्केलर चेन ऑफ कमांड रखना है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएगा। ऑर्डर रखना है, इक्विटी रखनी है, इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ पर्सनल, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपको उसको एक प्रमोशन वगैरह एक पोस्ट देनी है, इनिशिएटिव लेने देना है, स्पिरिट द कॉर्प्स यानी इसको लॉयल्टी और टीम स्पिरिट वगैरह उसमें बढ़ानी है। फिर है न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल का काम क्या था, उसने ध्यान दिया ग्रुप बिहेवियर पे, ठीक है, कि ह्यूमन रिलेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है, ग्रुप बिहेवियर का क्या अफेक्ट हो रहा है आपके प्रोडक्शन में। तो उसका प्रिंसिपल क्या थे, उसके 3 प्रिंसिपल थे। पहला इंडिविजुअल, दूसरा वर्क ग्रुप और तीसरा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या था, उन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे लोग लिए और उन जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी करी बिहेवियर पे, ठीक है। ये 1930 से ओरिजिनेट हुआ था। इसमें उन्होंने देखा कि जो सोशल रिलेशन है, मोटिवेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, वो आपकी फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या फोकस किया था, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी जो थी उसका मेन काम क्या था, फिजिकल इन्वायरमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा, उन्होंने ये ध्यान दिया कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो मैनेजर एनकरेज करता है वर्कर को कि वो अपने पोटेंशियल डेवलप करें, और उससे क्या है कि उसकी 3 डिमांड्स पूरी होंगी। पहला रिकॉग्नाइजेशन होगा, दूसरा अकम्पलिशमेंट होगा टास्क का, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसमें आएगी, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ये दी थी ह्यूगो मिन्स्टरबेरी ने, जिनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। 1910 में उनका इंटरेस्ट कहाँ चला गया, उन्होंने कहा इंडस्ट्री में मैं लगाऊंगा साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बिहेवियरल साइंस को न्यू साइंटिफिक मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। तो उनका एम्फेसिस किस बात पे था, उन्होंने मेन किस बात पे गौर किया था कि उन्होंने साइंटिफिक प्रोसीजर यूज़ किए थे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। बिहेवियर साइंस क्या इंडिकेट करती कि अगर आप लोगों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो तो उसकी क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत है, जो फिटिंग की आप सुपरवाइजरी एक्शन जो कर रहे हो वो जो सिचुएशन है उस टाइम उसमें फ़िट हो रही है या नहीं। एम्प्लॉय नीड आपको फुलफ़िल करनी है, एम्प्लॉय सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको प्रमोट करना है, ठीक है। फिर है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी मैक्स वेबर, एमिल डकहम और वी पेरेटो ने दी थी। उनको फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी या फिर सोशल सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट बोला जाता है। तो देखिए वेबर ने क्या किया था, चर्च, गवर्नमेंट, मिलिट्री और बिजनेस को एनालाइज किया था। तो उसके एनालिसिस से उन्हें क्या पता चला कि हायरार्की, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फाउंडेशन पे होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हायरार्की, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी तो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगा। एमिल डकहम ने बोला था कि जो ग्रुप्स थे उनका आइडिया ये था, ग्रुप्स जब वो अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं तो वो किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वैल्यूज़ और नॉर्म्स पे फोकस किया। पेरेटो ने क्या बोला कि सोसाइटी जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट का क्लस्टर है, यानी कि सोसाइटी है उसका सोशल सिस्टम है, उसके सब सिस्टम्स भी हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सोशल सिस्टम है देखो वो हमेशा इक्विलिब्रियम ढूंढता है, बट जब कभी इनसाइड या आउटसाइड फोर्स आएगी तो वो एकदम से ख़राब भी हो जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो लोग हैं एलीट वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पावर पे हैं, तो उनका काम क्या है कि वो सोसाइटी में लीडरशिप रखें और जो वो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जो फोर्सेस डिस्टर्ब कर रही हैं उसको अवॉइड करें। देन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, इस थ्योरी में क्या है,
देखिए मॉडर्न एरा है तो इसमें क्या है, अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रो एनालिसिस के, ह्यूमन बिहेवियर का, मोटिवेशन का, ग्रुप डायनामिक्स का, लीडरशिप, इससे क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज आई ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो मैक्रो सर्च थी उन्होंने कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, हम उनका क्या करना है, फ्यूजन रखना है सारे सिस्टम में कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले। यानी कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी रखना है, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स को रखना ही रखना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफ़ाइन होती है कैसे, एक डिज़ाइन के तरीके से, कि ऑर्गेनाइजेशन एक डिज़ाइन है, एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल को है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी 3 अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच, सोशो टेक्निकल अप्रोच और कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होनी चाहिए यूनिफाइड, एक होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, सिस्टम कंपोज्ड होना चाहिए, जो उसके इंटरलेटेड पार्ट्स हैं वो सिस्टम ही कंपोज करेगा और वो अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरलेटेड होना चाहिए। जैसे कोई भी सिस्टम होता है उसका काम क्या है, वो सिस्टम एक यूनिफाइड है तभी वो सिस्टम है, किसी पर्पस से बना है तब वो सिस्टम है। तो सिस्टम जो है उसके पार्ट्स जो हैं आपस में इंटरलेटेड हैं और उसके इन्वायरमेंट से भी इंटरलेटेड है। तो सिस्टम अप्रोच का काम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ से बनी है, इंटर रिलेटेडनेस से बनी हुई है, और उसमें क्या है, जो सब सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट है, आपके एलिमेंट्स है, कंपोनेंट, लिंकिंग प्रोसेस, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कहीं भी इनपुट होता है, थ्रॉटपुट होता है, आउटपुट होता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट हर जगह होती है। तो इन्वायरमेंट जब आप इनपुट दोगे तो आप रॉ मटेरियल दोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज दोगे, फिर वो इनपुट क्या करेगा, थ्रॉटपुट में जाएगा, थ्रॉटपुट यानी कि प्रोसेसिंग में जाएगा। वो उस प्रोसेसिंग में आपकी वर्क एक्टिविटी होगी, ऑपरेशनल मेथड्स होंगे, टास्क परफॉर्म होंगे, वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में होंगे। फिर आपको मिलेगा एक आउटपुट जहाँ आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आएंगी, फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे। फिर आप क्या करोगे, फीडबैक लोगे और फिर से इनपुट पे जाओगे। ये सिस्टम अप्रोच है। सोशो टेक्निकल अप्रोच में क्या है, ये किस बात पे बेस्ड है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक टेक्निकल सिस्टम होता है और इन्वायरमेंट होता है, इस थ्योरी का ये मानना है। तो इसमें सोशल सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम और टेक्निकल सिस्टम है। तो जो सोशल सिस्टम और इन्वायरमेंटल सिस्टम को ज्वाइन करता है वो आपके एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स होते हैं। इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप और इन्वायरमेंटल सिस्टम और टेक्निकल सिस्टम को ज्वाइन जो करता है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। और जो आपके टेक्निकल सिस्टम और सोशल सिस्टम को ज्वाइन करता है वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फिर एक सिचुएशनल कॉन्टीजेंसी अप्रोच, इसमें क्या है कि ये बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब नहीं करती है कि आप एक सर्टेन प्रिंसिपल को किसी भी सिचुएशन में लगाओ, ये चीज़ नहीं बताती है, ठीक है। ये बस क्या है कि जब आपका इस मतलब कि ये एक एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है, वो ये है कि जो इंडिविजुअल मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस किसी भी गिवन सिचुएशन में कैसी है, ये उस चीज़ पे आता है। यानी कि कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हो तो वो, यानी बेसिकली जो मैनेजर कोई भी एक्शन ले रहा है तो वो सिचुएशन के बेसिस पे होता है, इसलिए इसको सिचुएशनल और कॉन्टीजेंसी अप्रोच बोला जाता है। तो वुडवर्ड ने ढूंढे थे काफ़ी वेरिएशंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी पे जाओगे, कैसे जाओगे, टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से जाओगे, ठीक है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आप मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन करोगे। फिर वहाँ से आप इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स में जा रहे हो, तो किससे जा रहे हो, एजुकेशन की हेल्प से जा रहे हो। फिर वहाँ से आप फिर से इन्फॉर्मेशन, ये साइकिल चलती रहती है। तो उन्होंने काफ़ी वर्ड्स दिए थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर, होप यू ऑल गाइज फाउंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can please drop them in the comment section. Thank you so much for watching, keep supporting, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.